क्या पीओके वापस आएगा? विधानसभा में 24 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं पीओके के लिए। समवेयर अराउंड 60% एरिया आज का जो कश्मीर है वो भारत के पास है। 30% के करीब एरिया उस कश्मीर का पाकिस्तान के पास है और 10% के करीब एरिया चीन के पास है। चीन के पास इस वक्त दो भाग हैं कश्मीर के, एक उत्तर की तरफ और एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ पूरा जो हिस्सा है कश्मीर का वो पाकिस्तान ने कब्जा किया है। जब 1948 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो भारतीय सेना भी एक अंग्रेज, जब कहा गया कबायली आगे हाँ, और अटैक किया तो भारतीय कश्मीर में। सेना भी एक अंग्रेजी जनरल के नीचे थी, पाकिस्तान सेना भी एक अंग्रेजी जनरल के नीचे थी। सोचने की ये बात है कि यहाँ पे डैम्स हैं बट वहाँ अंधेरा है। 22 घंटे गिलगित बाल्टिस्तान में एक दिन में बिजली नहीं होती है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं लोगों के पास। कई जगहों पे इस एरिया में सिर्फ नदियाँ हैं जो कि भारत और पाकिस्तान को बांट रही हैं। तो ये जो एरिया है ये जंगलों में और नदियों झरनों से बहुत इजी है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो ट्रेनिंग करके जो टेररिस्ट हैं उनको इस एरिया में ला के छोड़ा जाए। नमस्कार व्यूवर्स, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एयर मार्शल संजीव कपूर के साथ जियोपॉलिटिक्स पर एक सीरीज कर रहे हैं पॉडकास्ट की। आज उसमें हम बात करेंगे पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो 1947 में हमारे हाथ से चला गया और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। ये स्ट्रैटेजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कराता है। लेकिन मुजफ्फराबाद हो, पीओके का पूरा हिस्सा हो या गिलगित बल्टिस्तान, आखिर ये इलाके क्या हैं, समस्या क्या है यहाँ की, और क्यों यहाँ पर चीन अपनी पैठ बैठाता जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल जो हर एक भारतीय के मन में है, क्या पीओके वापस आएगा? क्या इंडिया पीओके लेगा? क्योंकि वो हमारी जमीन है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं पीओके के लिए। तो पीओके कब आएगा? आज इस सवाल का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में जरूर मिलेगा। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम लोगों को पीओके क्या है, क्योंकि हम जिसको पीओके कहते हैं उसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसका भी हिस्सा है जो नॉर्थ का हिस्सा है गिलगित बल्टिस्तान। तो क्या है ये इलाका, किस तरह का इलाका है, किस तरह से गया? पहले थोड़ा सा इतिहास लोगों को बता दें। महाराजा हरी सिंह जब उन्होंने अक्टूबर 1947 में एक सेशन साइन किया कि मैं भारत का भाग बनना चाहता हूँ, तो ये हिस्सा जो कि नॉर्दर्न रीजन्स कहा जाता था, नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था, वो लूजली गवर्न, यहाँ पे कोई अच्छी सरकार नहीं थी। लास्ट जो सरकार थी यहाँ पे महाराणा रंजीत सिंह के टाइम पे थी। उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों का राज रहा, एंड अंग्रेज़ों ने यहाँ तक अपनी सरहद इसलिए बढ़ाई थी कि वो रशिया के साथ डायरेक्टली नहीं मेल करना। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ब्रिटिशर्स ने ये एरिया फोर्टिफाई इसलिए किया था कि वो नहीं चाहते थे कि रूस की सेना उस टाइम यूएसएसआर की नीचे आए। बट 1945-47 के बाद जब अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पार्टीशन के बाद चले गए, तो ये एरिया लूजली गवर्न था। उस टाइम पे जब राजा ने भारत में एक्सीड करने के लिए कहा, तो समवेयर अराउंड 60% एरिया आज का जो कश्मीर है वो भारत के पास है। 30% के करीब एरिया उस कश्मीर का पाकिस्तान के पास है और 10% के करीब एरिया चीन के पास है। अब इसमें जैसे आपने कहा, पीओके में दो बड़े भाग हैं। एक मीरपुर मुजफ्फराबाद एरिया कहा जाता है जो बिल्कुल वेस्ट है कश्मीर वैली के, उसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है, और एक नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान की तरफ एक एरिया आता है, उसको गिलगित बाल्टिस्तान बोला जाता है। जो हम मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला एरिया कहते हैं उसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और वहाँ पे कम प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो एरिया ज़्यादातर कश्मीर से सटा हुआ है। सर, ये पूरा एरिया, हम इसको गिलगित बल्टिस्तान और जो से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है उसको पूरा मिला के पीओके कहते हैं, लेकिन वो अपने अलग अलग उसको वो अपने उसमें दो भाग में उसको कहते हैं क्योंकि उनको गवर्निंग के लिए ये सूट करता है पाकिस्तान सरकार को। तो एक और ऊपर नॉर्थ ईस्ट में हिस्सा है जिसको अक्साई चिन कहते हैं। तो वो अक्साई चिन ऑल्सो अंग्रेज़ों के टाइम से लूजली जो बॉर्डर बने थे तिब्बत, उस टाइम तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के जो लाइंस बनी थी,
वो कहीं ना कहीं चीनियों को मंजूर नहीं थी। अब जैसे 47 में ख़त्म हुआ तो हमारे यहाँ से भी जोर नहीं दिया गया, तो 1957 में 1957 में चीन ने वहाँ पे एक सड़क बना दी। और 1962 के वॉर के बाद जब भारत हार गया तो एक शख्सगाम वैली है काराकोरम हाईवे के पास, वो हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में कर दिया। तो चीन के पास इस वक्त दो भाग हैं कश्मीर के, एक उत्तर की तरफ और एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ पूरा जो हिस्सा है कश्मीर का वो पाकिस्तान ने कब्जा किया है। ये करीब 2.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है और यहाँ पे करीब 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के लोगों को लूजली दार्द कहा जाता है। और बाल्टी एक लैंग्वेज है जो कि एक तिब्बतियन लैंग्वेज की ऑफ शूट है, क्योंकि तिब्बत का इन्फ्लुएंस काफ़ी है यहाँ पे। लोग जो यहाँ के हैं जनरली गिलगित बाल्टिस्तान में शिया लोग हैं। एंड एक बहुत सुंदर वैली है जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में कही जाती है। उस वैली का नाम है हुंजा वैली, HUNZA, हुंजा वैली। ये पहले इंग्लैंड और रशिया के बीच में बफर कहा जाता था और एक बड़ी ऊंची पहाड़ी है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट के बाद। उसका नाम K2 पीक है, वो भी इसी इलाके में है। और ये एरिया 48 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। एक बड़ी विचित्र सी बात है जो बहुत कम लोग व्यूअर्स को और लोगों को पता होगा। जब 1948 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो भारतीय सेना भी एक अंग्रेज, जब कहा गया कबायली आके हाँ, और अटैक किया तो भारतीय कश्मीर में। सेना भी एक अंग्रेजी जनरल के नीचे थी, पाकिस्तान सेना भी एक अंग्रेजी जनरल के नीचे थी, और जो उसके वॉइसरॉय थे वो भी अंग्रेज थे, और जो हुक्म आ रहा था वो भी लंदन से आ रहा था। तो उस टाइम पे जो सीमाएं खींची गई वो आज तक हमारे को 75 साल बाद झेलनी पड़ रही हैं। तो पहले यहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने जब ये एरिया अनेक्स किया 48 में, तो उन्होंने बोला कि ये लोग अपने आप रूल करने लायक नहीं हैं, और एक फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन करके FCR किया था। हर देश के अंदर रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत गवर्निंग होती है। तो उन्होंने, पाकिस्तानियों ने ये रियलाइज़ किया कि लोग अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, तो इस एरियाज़ के लिए एक अलग रेगुलेशन बनाई गई जो कि पूरे पाकिस्तान से भिन्न थी। तो फाइनली जुल्फ़िकार यार भुट्टो ने जब वो 70s में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने तो ये अबॉलिश किया। बट बैकग्राउंड ये है कि काफ़ी निगलेक्टेड थे ये लोग, इनका कोई सुनवाई नहीं थी मेन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को वो ये हैं कि डेवलपमेंट नहीं है। पहाड़ी इलाका है, नदियाँ हैं, झरने हैं, दूर दराज के एरियाज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब सोचने की ये बात है कि यहाँ पे डैम्स हैं बट वहाँ अंधेरा है। 22 घंटे गिलगित बाल्टिस्तान में एक दिन में बिजली नहीं होती है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं लोगों के पास, उनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही नहीं हैं। 33% लोग ही सिर्फ एम्प्लॉयड है, बाकी 67% लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है इस एरिया में। तो जो डैम्स बिजली बना रहे हैं वो मेन लैंड को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ के डैम से बिजली बन रही है और वो मेन पाकिस्तान पंजाब और उस प्रोविंस में जा रही हैं, सिंध में, बट यहाँ के लोकल लोगों के लिए वो नहीं है। एंड ये जो एरिया है इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी डीप रूटेड हैं, बिकॉज यहाँ पे शिया रहते हैं, अहमदी रहते हैं, तो वो सुन्नी जो डोमिनेटेड एरिया है, जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, या जो मेन पाक पंजाबी जो रूल करते हैं वो जनरली सुन्नी हैं। तो कुछ यहाँ का मनमुटाव है। फिर उन्होंने कुछ एक्ट्स पास कर रखे हैं पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। एक एक्ट 74 है, वो सिर्फ POK के लिए लागू है। एक इनका ऑर्डर 2018 है, वो ये डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन गिलगित बाल्टिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। और जैसा हमने बलूचिस्तान में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, एब्डक्शंस हैं,
यहाँ से लोगों पे काफ़ी जुल्म किया जाता है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे ले लिया जाता है। मैं कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि लोगों को गायब कर देते हैं एंड देन दे आर यूज्ड अक्रॉस टेकन टू चाइना फॉर बाई सम एलिमेंट्स, रोग एलिमेंट्स फॉर ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बिकॉज इट इज़ अ एरिया जहाँ पे मीलों मील तक ना कोई व्यक्ति है ना कुछ है एंड बैरन लैंड है। तो यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने खड़ी की थी गिलगिट बाल्टिस्तान में, उसको यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता है। तो इनका ये मकसद है कि हम जो ओरिजिनल कश्मीर है, जो राजा हरी सिंह वाला है, जिसका भाग भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, हम उसको रिवाइव करते हैं। बट लेटली एक 13 साल की लड़की थी, उसका नाम था फलक नूर, वो एबडक्ट हुई, उसकी बॉडी कुछ दिनों बाद समुंदर में, नदी में सॉरी, पाई गई। तो उसके कारण जो लोग हैं वहाँ के, वो काफ़ी नाराज़ हुए कि ऐसा क्या हो गया। एक अस्मा बातूल करके लेडी थी, उन्होंने एक कविता लिखी, तो उसके पीछे जो यहाँ के लोग हैं वो पड़ गए कि ये ब्लास्फेमी है, उसको मारने के लिए आ गए। जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, जैसे मैंने आपसे कहा, वो बदलता जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से लोगों को ला के डेमोग्राफी चेंज की कोशिश जानबूझ के की जा रही है। यहाँ पे हर चीज़ की शॉर्टेज है, फ्यूल की शॉर्टेज है। सर यही चीज़ बल्टिस्तान, ये जो हमने बलूचिस्तान का जिक्र किया था, बात की थी, उसमें पाकिस्तान ये जो इलाके इनको अपना कहता है लेकिन अपना मानता नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी, चाहे दूर दराज हो, हमारे यहाँ तो देखिए ना, जब चुनाव होता है तो कहीं पर अगर एक वोटर भी होता है तो उसके लिए भी वोटिंग मशीन लगती है, उसके लिए भी होता है। एक एक गांव जो सबसे आखिरी गांव में, वहां तक भी होता है कि यहाँ तक विकास पहुंचना चाहिए। लेकिन ये जब उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है तो उनका हो जाता है पाकिस्तान का। लेकिन जब उनका डेवलपमेंट करना होता है, उन तक सुविधा पहुंचानी होती है, बेसिक नेसेसिटीज, तो पाकिस्तान पल्ला झाड़ लेता है। यही शायद सबसे बड़ी वजह असंतोष की बनती है जो इन इलाकों में हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें वो उनको अपने ही देश में अपने आप को सेकंड रेट सिटीज़न वाली फीलिंग आती है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हो। उनको लगता है कि हमारा जो लैंड है, हमारा जो एरिया है, इसको सिर्फ और दोनों ही जगह, इस एरिया से भी काराकोरम हाईवे जो चाइना को जा रहा है एंड बलूचिस्तान से भी जो चाइना की CPEC कॉरिडोर है वो निकल के जा रहा है। सर चाइना पे हम बात करेंगे कि चाइना को क्यों दिया, क्या उसके पीछे वजह है, भारत के लिए कितनी मुश्किल है। लेकिन उससे पहले ये जो मुजफ्फराबाद का जो इलाका है पीओ का, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पीओ के, ये कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रैटेजिक वे में, और पाकिस्तान यहाँ से किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मुजफ्फराबाद में टेररिस्ट कैंप चलते हैं, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन सब चीज़ों में किस तरह से इस एरिया को इन्वॉल्व किया जाता है? अगर आपने वीडियोस देखे हों, बहुत आते हैं सोशल मीडिया पे, कई जगहों पे इस एरिया में सिर्फ नदियां हैं जो कि भारत और पाकिस्तान को बांट रही हैं। नदी और झरने के उस तरफ पाकिस्तान है। तो अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले जब रिलेशंस इम्प्रूव किए थे तो डायरेक्ट बस सर्विस स्टार्ट की गई थी मुजफ्फराबाद और भारत के बीच में। तो लोग आते जाते थे, कारोबार होता था, ट्रेड होता था। तो ये जो एरिया है, ये जंगलों में और नदियों झरनों से बहुत इजी है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो ट्रेनिंग करके जो टेररिस्ट हैं उनको इस एरिया में ला के छोड़ा जाता है। उठना बैठना, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी एरिया में की थी। हाँ जी, वो ऐसे हैं कि लैंग्वेज, दिखना, उठना बैठना, बहुत हर चीज़ सेम है। तो अगर वो व्यक्ति वहाँ से क्रॉस करके भारत में आ जाता है तो उसके यहाँ पे जो हैंडलर्स हैं उसको बिना किसी तकलीफ़ के इसमें अपने मिला सकते हैं। जो गिलगिट बाल्टिस्तान के नेचुरल इनहेबिटेंट्स हैं वो देखने में थोड़े अलग हैं। उनका जो फेशियल कट है वो थोड़ा सा चीनी या उस तरह का लगता है। तो हमज़ा एक ट्राइब रहती है अफ़गानिस्तान में, उनसे शक्ल मिलती है उनकी। तो वो इमीडिएटली रिकग्नाइज हो जाते हैं कि ये इस इलाके के लोग नहीं हैं। तो एक ये भी कारण है, दूसरा टोपोग्राफी सेम है, तीसरा लैंग्वेज सेम है, चौथा आइडियोलॉजी सेम है। तो जो आइडियोलॉजी गिलगिट बाल्टिस्तान की है वो थोड़ी अलग है बनिस्बत मुजफ्फराबाद वाले एरिया से। तो इसीलिए ज़्यादा तवज्जो उनकी इसी एरिया में इन्फिल्ट्रेशन और वो करने की रहती है, क्योंकि दे आर ईजियर टू मोल्ड and easier to be taken across easily.
these सर people. अगर ये इलाका हमारे पास होता है तो स्ट्रैटेजिक तौर पे हम कितने मजबूत होते? अरे बहुत मजबूत होते। तो मैंने आपसे कहा जब 48 में जब लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान की, अगर वो कश्मीर जो राजा हरि सिंह ने भारत को देने के लिए कहा गया था, ओरिजिनली एग्री किया था, तो भारत इस वक्त सारी नदियों पे जो उस एरिया से निकलती हैं, इंडस और 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इन सब के वाटर हेड्स पे कंट्रोल करता। पूरा जो पानी था, जो पूरा सोर्स है ऑफ वाटर सप्लाई, तो इसी कारण जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है वो भी पाकिस्तान ने भारत से जो की है उसका भी एक मेन हिस्सा यही है, क्योंकि सारी नदियों का और सारा उसका तो जो फ्रेश वाटर जा रहा है पाकिस्तान को वो सारा इसी रीजन से जा रहा है। सर हमने भी शायद बहुत ज़्यादा इनायत कर दी पाकिस्तान में कि इंडस का 80% पानी हम उसको दे देते हैं, जबकि उसकी जनसंख्या कम है किसी भी हाल में, और जो देश टॉप पर बैठा हो वो किस तरह से, कहीं कहीं मेरे ख्याल में कहीं और ऐसी ट्रीटी नहीं हुई होगी। नहीं हुई। नेहरू जी का दिल शायद बहुत बड़ा था, अपने देश के लिए नहीं सोचते थे, पाकिस्तान और चीन के लिए ज़्यादा सोचते थे, मुझे कभी कभी लगता है। ये उसमें है। और कई बार इस मुद्दे को उठाया भी गया हर फोरम पे कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये रिव्यू की जानी चाहिए। इट इज़ नॉट दैट के ये पत्थर पे लिख दी है, और ये कई चीज़ें हुई हैं, बट अभी फ़िलहाल जो वहाँ की हालत है लोगों की, गिलगित बाल्टिस्तान की, वो कंसर्न्ड है, क्योंकि वहाँ पे एक खालिद खुर्शीद करके उनके वो चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बाल्टिस्तान के, वो इमरान खान की पार्टी के थे, पीटीआई के, तो उनको हाउस अरेस्ट पर डाल दिया। और वहाँ पे जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे गिलगित हो गया, स्कार्दू हो गया, दायमर, गेजेब, एस्तोर, सिंघार, गांशे, खारमग, हुंजा, नागर, इन सब शहरों में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो उसकी एक जैसे मैंने आपसे कहा उसका एक कारण है कि इन्होंने एक 18th अमेंडमेंट निकाली है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ये ज़मीन उनकी है ही नहीं। ये बहुत विचित्र बात है कि जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, जो वहाँ को बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक ऐसा स्टेटस दिया उस एरिया को कि यहाँ के जो लोगों का स्टेटस है वो अपनी जगह उनकी नहीं है। तो अभी क्या रह रहा है कि इसके कारण जो सीपीसी का कॉरिडोर है, इस क्लॉज के तहत वो जगह लिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए एक उनका एयरबेस बना रहे हैं, तो वो जितना एरिया है लोकल्स को बोल रहे हैं आप खाली कर दीजिए। तो एक उनको ये प्रॉब्लम है। एंड ये जो रूल्स बने हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जो हमारी जब हमारे को पाकिस्तान सरकार को कुछ चीज़ चाहिए होगी तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इस टाइम जो प्रोटेस्ट हुए हैं, एक्चुअली स्टार्ट हुए मेन प्रोटेस्ट हो तो पिछले 7-8 साल से बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट जो मेन प्रोटेस्ट 2024 के शुरू हुए वो जनवरी से शुरू हुए हैं। उसमें जो यहाँ की जनता को एक सब्सिडी पे वीट, सब्सिडाइज रेट पे वीट मिलती थी, तो उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार ने बोला कि अब सब्सिडी नहीं दे सकते। अब जो कॉमन आदमी है वहाँ इतनी महंगाई हो गई है, तो उनको लगा कि हमारे जो खाना पीना है, जो रोटी खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस बार ये प्रोटेस्ट इतने ज़ोर से हुए कि उन्होंने बोला कि चलो कारगिल चलो। इट मीन जो कारगिल बॉर्डर पे है बिटवीन पीओके एंड इंडिया, एज पे है कि हम अब कारगिल जाने के लिए तैयार हैं। मतलब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, अब हम भारत के साथ, ये एक सॉर्ट ऑफ आवाज़ निकली वहाँ से। और इनके यहाँ पे इन्होंने एक दायमर एक जगह है, वहाँ पे एक भाषा डैम बनाने की बात कही पाकिस्तानियों ने। उस डैम को इतना डिले करते गए, इतना डिले करते गए कि उसकी कीमत अभी ऑलरेडी 3 गुना हो चुकी है, 3 गुना उसकी कीमत बढ़ गई है। और उनको जो कॉमन आदमी है उनको बोले जा रहे हैं कि जब ये डैम बन जाएगा तो आपके यहाँ बिजली आ जाएगी। हफ्तों कई इलाकों में बिजली नहीं होती है। सोचिए उनके डैम से, उनके उन्हीं पानी से बिजली बन रही है, लेकिन उस इलाके को बिजली नहीं मिलती। तो ये सारे कारण मिला के डेमोग्राफिक चेंज का, शिया पे जो जुल्म हो रहे हैं, इनके कुछ लीडर्स को इन्होंने उठा लिया, तो उनको भी इस चीज़ से काफ़ी रंजिश हुई कि हमारे ही नेताओं को उठा लिया। यहाँ अहमदीज़ हैं, उन पे भी काफ़ी दबाव डाला जा रहा है, बिकॉज द रियल पीपल डोंट कंसिडर देम एज मुस्लिम्स। तो कहीं ना कहीं विद चाइनीज़ प्रेजेंस, कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सप्लाईज, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, बेसिक एम्यूनिटीज़, रोड्स,
अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको अब परेशान कर रही हैं। सर चाइना का रूल क्या है? चाइना को 63 में एरिया दे दिया, 10% एरिया उसका चाइना को दे दिया। उसके बाद चाइना के जितने प्रोजेक्ट, वन रोड वन बेल्ट हो, वन बेल्ट वन रोड या सीपेक हो, ये सब उसी एरिया से निकल के जाते हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? सी वो जो जोग्राफिकली एरियाज भारत के पास हैं इस एरिया में, दे आर क्वाइट हाई राइजिंग। मतलब अगर हमारे को इंडियन फोर्सेस को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ जाना हो तो जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो भारत में हैं, उनके यहाँ थोड़ा सा रिलेटिवली समतल इलाका है। तो जो चाइना की तरफ एरिया है एक्साई चिन का या जो काराकोरम हाई है वो समतल एरिया है। तो समतल एरिया इस जो है सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है पहाड़ों में, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है, वहाँ पे आपके शहर बन सकते हैं, आपके रेलवे लाइंस बिछ सकती हैं, सड़कें बन सकती हैं। तो इन्हीं एरियाओं से चीन ने और पाकिस्तान ने ये हाईवेज़ बनाए हैं और खींचे हैं। तो अभी चीन में भी जो हाईवे मेन इनका जो जा रहा है उनके ईस्ट से वेस्ट तक का जो जिंगजांग जा रहा है वो इसी अक्साई चीन एरिया से जा रहा है जो उन्होंने 1957 में बनाया। अब ऑफ कोर्स उन्होंने 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाया है। और जो एरिया पाकिस्तान ने 63 में दिया है संस्कार वैली के आगे, वहाँ पे भी चीन ने हाईवे बना लिए हैं। तो बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि ये जो फ्लैट एरिया है हमारे पास है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ है, रिसोर्सेज हैं, एंड कहा जाता है कि अभी टैपिंग स्टार्ट नहीं, बट इस बेल्ट में जो कि सेंट्रल एशिया से मिलता जुलता है, देयर इज़ चांस ऑफ फाइंडिंग गैस, नेचुरल गैस। तो ये जब बारी आएगी तो यहाँ पे भी रिसर्च करके दे विल टैप, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे भी है। तो इन सब कारणों से ये एरिया छोड़ना नहीं चाहते लोग। सर क्या इसके पीछे एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान ने इस ज़मीन पर, इस इलाके में जो इतना महत्वपूर्ण है और जो उसको पता है कि पीओके है, भारत का कब्जा करा हुआ इलाका पाकिस्तान में है, जानबूझ के चाइना का इंटरवेंशन यहाँ पे बढ़ाया है ताकि अगर कभी भारत सोचे भी उस एरिया को लेने के लिए या कोई चीज़ हो रणनीतिक तौर पर किसी भी तरह से, तो एक हो कि एक थर्ड पार्टी वहाँ पर है। और चाइना का होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को गारंटी देता है कि भारत अगर वहाँ पे इंटरवेन करेगा तो उसको सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो जो 62 वॉर हुई भारत और चीन के बीच में, उसका एक कारण ये अक्साई चीन भी था। 57 में जब चीनियों ने भारत की अनुमति के बिना जब अक्साई चीन में सड़क बना दी तो भारत ने प्रोटेस्ट किया कि हमारा इलाका है, मैप्स के हिसाब से जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे। तो चाइनीज़ ने उसको अनदेखा कर दिया, और ऐसे ही कुछ और मुद्दे जो ईस्ट में स्टार्ट हुए उसको लेकर लड़ाई हुई। बट 62 वॉर में जब भारत हारा तो पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि ये वीकेस्ट पॉइंट है भारत का। तो उन्होंने 63 में काफ़ी हिस्सा चीन को गिफ्ट कर दिया, कश्मीर का। तो ये कहीं ना कहीं जब ज़मीन उनको दे दी है और वो समतल इलाका, जैसे मैंने आपसे कहा पहाड़ों में, वो बहुत ही ज़रूरत का एरिया रहता था, क्योंकि पहाड़ों पे डेवलपमेंट करना, चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना बहुत कठिन है। तो फ्लैट एरियाज़ में डेवलपमेंट होती है, तो ये एरियाज़ उन्होंने जब्त कर लिए। सर जो पीओके के लोग हैं वो इस वक्त क्यों इतना ज़्यादा आतुर हो रहे हैं, इतने डेस्परेट हो रहे हैं भारत के साथ आने के लिए, भारत में आने के लिए कि भारत कुछ करे और हमें अपने में मिला ले? क्यों ये इस वक्त ऐसी क्यों बेचैनी है? इसकी बैकग्राउंड ऐसे है कि 1994 में फर्स्ट टाइम हमारे पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पीओके भारत का एक हिस्सा है, 94। हाँ। उसके बाद इसके ऊपर अगले 22 साल सोते रहे हमने कुछ एक्शन नहीं किया। तो अगर आपको याद होगा तो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बारी लाल किले से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जिक्र किया 2016 में, और उसके बाद से हर फोरम में कहीं ना कहीं 2020 में फिर यूएन हाँ, ने भी बोला। 2019 में जयशंकर जी ने, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि पीओके एक भारत का हिस्सा है और हमारे को इसकी जुरिडिक्शन चाहिए। 2023 में पिछले साल हमारी सरकार ने एक जे.एंड.के रिजर्वेशन अमेंडमेंट निकाली जो पार्लियामेंट में पास हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि हम ये हिस्सा लेके रहेंगे। तो एक तो पॉलिटिकली जो विल है 2016 से लेके और 2023 तक, ये कहीं ना कहीं इनको अपील कर रही है।
अमित शाह का भी बयान मुझे याद था, पार्लियामेंट में कहा था कि हम पीओके के लिए जान बिल्कुल। दे देंगे। राजनाथ सिंह जी ने राजनाथ जम्मू सिंह में ने अभी जो हाँ, रिसेंट इलेक्शंस में उसमें भी बोला है हाँ। कि ये मुजफ्फराबाद और लेकिन सर वो जो बात कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि वो लोग देख के ही वो अपने आप आना हाँ, चाहेंगे। अब वही है, इसको मैं जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, सॉफ्ट पावर है भारत की। जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं या जो पीओके के लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी जो पिछले 10 साल में 11वें नंबर पे थी, अब वो 5वें नंबर पे हो गई। मैं श्रीनगर गया था पिछले साल, मैंने उससे अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं देखा ही नहीं। हम ट्रैवल किए, आई ट्रैवल्ड अबाउट everywhere in and around Kashmir and areas. We went till Gurez and all these areas. Exceptional is exceptional internet connectivity पहाड़ों में। ये हमारी टेलीकम्युनिकेशन है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट 2022 के बाद देखी जा रही है, जब आर्टिकल 370 निकला। अब वो देख रहे हैं वहाँ के लोग, गिलगिट बाल्टिस्तान के और मुजफ्फराबाद के, कि स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, कि जम्मू श्रीनगर हाईवे जो पहले 14 घंटे लेता था, अब लोग 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। 38,000 करोड़ रुपए पिछले 3-4 साल में जे.एंड.के की डेवलपमेंट के लिए एयरमार्क कर दिए गए हैं। जे.एंड.के में 40,000 जो रिक्रूटमेंट्स की गई हैं वेरियस सरकारी एंड गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो ये सरकार ने स्टार्ट किए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो हर महिला को, हर किसान को, हर आदमी को जो सब्सिडी मिल रही है, वो कहीं ना कहीं उसके पास जा रही है। तो जो एक कॉमन पीओके का आदमी है, जो कि अपने आप को इनसे रिलेट कर सकता है कि मैं भी कश्मीरी हूँ या मैं भी इस इलाके का हूँ, जब वो वहाँ पे ऐसे रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं भारत एक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इनको अपील करने लग गया। तो यही आप पूछ रहे थे अभी जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि पीओके हमारा हिस्सा, वहाँ पे खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, तो वहाँ पे इस तरह से कहना कि पीओके के लिए बात करना कि पीओके हमारा हिस्सा है और पीओके पे हमारा अधिकार, कानूनी अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्या ये आसान है? क्योंकि ये कुछ उस तरह की स्थिति है कि कागज तो हमारे पास है जैसे किसी मकान के, लेकिन कब्जा किसी और का है। हाँ जी। तो इसका लिए क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, या तो अंडे को तोड़ दिया जाए, बट दैट विल नॉट गिव यू ग्रोथ। जब वो अंदर चूचा हैज हो जाता है और जब एग ब्रेक होके बाहर निकलता है तो ग्रोथ होती है। तो अकिन टू दिस एनालॉजी, इट इज़ फेल्ट, आई थिंक सो, दैट लेट द पीपल ऑफ पीओके themselves decide what they want and that will be more beneficial for India. अब भारत क्यों नहीं अनेक्स कर सकता है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो विल ऑफ द पीपल, जो वहाँ के लोग हैं वो भारत चाह रहा है कि इन सब परिस्थितियों से, क्योंकि ये इम्प्रूव तो होने वाली नहीं है, उनको सेकेंड रेट दिया गया है, तो वो सोच रहे हैं कि वहाँ के लोग अगर अपने आप ही भारत में विलय करें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वहाँ की जो टेरेन है वो हाई माउंटेन रीजन है एंड इट इज़ वेरी टफ टू कैप्चर एंड कंट्रोल। मतलब इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर एंड इंडिया की तरफ से बहुत कम अप्रोचेज हैं उस तरफ जाने के लिए, और पाकिस्तान से गिलगिट बाल्टिस्तान और इस एरिया के लिए अप्रोच रोड्स आर बेटर। तो टोटल कंट्रोल के लिए अगर लड़ाई भी हुई तो they are in a better position to move their troops and this thing rather than India to cross those hills. And major जो फैक्टर है वो डेमोग्राफी का है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बदले जा रहे हैं और वो अपने लोगों को ला के जा रहे हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं चिंता है कि ये जो लोग हैं जो वहाँ के ओरिजिनल नहीं हैं उनको ला के बॉर्डर एरियाज और वहाँ पे बसाए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर सकते हैं अगर भारत ये कोशिश करता है। बट आई फील समवेयर कि जब विलय होगी या कोई मूवमेंट स्टार्ट होगी उस इलाके से कि हम खुद ही भारत में मिलना चाहते हैं, भारत इस चीज़ की उम्मीद में है, एंड देन जो ग्लोबली भारत चाह रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया और उन जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो भी भारत के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाए तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। क्या पीओके कभी भारत, क्योंकि हर व्यक्ति ये सवाल का जवाब जानना चाहता है, और अभी कुछ समय पहले ही अमित शाह ने कहा कि पीओके में बात हिंदू या मुसलमान की नहीं, वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो,
हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, जो भी है वहाँ का व्यक्ति वो हमारा है। ये कहना अच्छा लगता है, ये सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको तो इतना अनुभव है, इतना आपने देखा है चीज़ें, आप समझते हैं, कूटनीतिक भी इस तरह का, क्या ये वाकई संभव है कि भारत पीओके ले सकता है? ये हो पाएगा? मेरे को लगता है कि भारत इस प्रतीक्षा में है कि वहाँ के लोग खुद अपने आप इन हालात से लड़ते हुए विलय विलय के लिए बात करें, और उस वक्त भारत ये इशू इंटरनेशनल फोरम और दुनिया के आगे रखेगा कि वहाँ के लोग भी हमारे साथ मिलना चाहते हैं। ये भारत का अभिन्न अंग है। एंड हिस्ट्री में कई जगह देखा हमने कि कई देश का विलय हुआ है, जैसे ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी एमिकेबली जब वो दीवार टूटी तो मिल गए थे। ऐसे हमारा ये भाग ही है पीओके, हमारे को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर म्यूचुअली वहाँ की सरकारें जो डेमोक्रेटिकली वहाँ इलेक्टेड हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रधानमंत्री अलग होता है, हाँ जी, पीओके का वहाँ प्रेसिडेंट अलग होता है, हाई हाँ, कोर्ट अलग है, वहाँ का हाँ, झंडा अलग है, है। ये सब कुछ अलग है अभी हाँ भी। हाँ, अभी भी अलग है। और इसको इन्होंने अलग स्टेट का दर्जा दिया है आज़ाद कश्मीर को। बट जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आए। अच्छा, उसको अभी शायद कुछ समय पहले उसको फिफ्थ प्रोविंस घोषित किया है? किया था, बट नॉट जो मेन चीज़ें हैं सरकार ने फिर भी अपने पास ही रखी हुई हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ लैंड नहीं ओन कर सकते अभी भी वहाँ के लोग। तो ऐसी जो मेन चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों को तकलीफ़ देती हैं वो अभी भी पाकिस्तान सरकार के पास है। मतलब उम्मीद कर सकते हैं लोग कि पीओके आएगा? हाँ जी, मुझे जहाँ तक और उम्मीद ये है। सरकार जिस तरह से, जिस कन्विक्शन के साथ बोलते हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, उस कन्विक्शन से ये लगता है कि अगर ये नहीं कर पाई सरकार तो फिर कौन करेगा, फिर तो होने से रहा। और थर्ड टर्म में मोदी जी ने कहा था कि मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, तो लोगों को लगता है सबसे बड़ा तो यही होगा कि पीओके भारत में आएगा। कोशिश जारी है मेरे हिसाब से। एंड बेस्ट होगा कि वहाँ के लोग खुद ही ये अपने लीडरशिप को बोलें कि हमें आपके साथ नहीं रहना। सर, एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोग, वहाँ की डेमोग्राफी जो है वो अलग तरीके की है। अब हम अपने यहाँ आंतरिक इतना झेल रहे हैं, अब अगर वो आएगा भी साथ में तो किस तरह से आएगा, उसका क्या तरीका होगा, वो क्या कोई स्वतंत्र एक तरह का हिस्सा बनाया जाएगा भारत से जुड़ा हुआ, क्या किस तरह का होगा? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको ले आए फिर हम और प्रॉब्लम झेलें। अब ये भी डर लगने लगा है हालात देख के। ये काफ़ी फार फेस्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर पीओके भारत में मिलता है तो कैसे गवर्नेंस होगा। मेरे हिसाब से इट वुड अगेन फॉर्म अ यूनियन टेरिटरी। जैसे लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, ऐसे इस भाग को इंडिया में कंसिडर गिविंग ए यूनियन टेरिटरी स्टेटस टू बिगिन विद, विच विल हैव इट्स ओन गवर्नेंस। इसमें इनका अपना एक गवर्नर होगा, इनकी अपनी एक छोटी सी पार्लियामेंट होगी, इनकी अपना वो रहेगा। एंड आई एम श्योर जैसे बाकी कश्मीर भारत के साथ अभी जुड़ गया है, तो आई थिंक सो दे वुड बी एबल टू accommodate all these people here, because जो वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं, वो भारत के साथ जेन्युइनली मिलना चाहते हैं। जो कारण मैंने आपसे बताए, जितनी फ्रीडम और जितनी ग्रोथ हम अभी कश्मीर वैली में देख रहे हैं आफ्टर आर्टिकल 370 गोइंग, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के तहत उनको लगता है कि इस पहाड़ी के उधर इतनी फ्रीडम और इतनी वो है, हम इतनी बंदिश में क्यों रह रहे हैं एक पहाड़ी इस तरफ, और जबकि हम उन्हीं का हिस्सा हैं। तो ये इंटरनली अभी काफ़ी स्टीम पकड़ लिया है। एंड कहीं ना कहीं जो हालात बलूचिस्तान में हैं, कहीं ना कहीं हालात जो बाकी एरियाज़ में हैं। अच्छा, बलूचिस्तान की दिक्कत इसलिए क्योंकि उसका बॉर्डर कहीं पे भी इंडिया से लगता नहीं है, है ना। और लेकिन इसमें एक ये पॉजिटिव है कि हमारा हिस्सा हमारा ही रहा है। और श्रीनगर से मुजफ्फराबाद 30 से 35 किलोमीटर दूर है सिर्फ। हाँ, नहीं, श्रीनगर से थोड़ा दूर है, बट मुजफ्फराबाद जो है बिल्कुल सटा हुआ है भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो वो इनका कैपिटल है मुजफ्फराबाद, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का। तो वहाँ पे भी जो खबरें हैं यहाँ से जा रही हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है लास्ट कुछ सालों में, तो वहाँ के भी लोग चाहते हैं कि हम भारत के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें।
तो अभी इस वक्त एज आई फील इट्स वेट एंड वॉच, एंड वी आर होपिंग कि some internal turmoil will bring them and it will be handed over to us on a platter. टर्निंग शुरू हो चुकी है और जिस तरह से वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे बलूचिस्तान से हो, चाहे पीओके से हो, उनको लग रहा है कि भारत में हालात इतने बेहतर हैं, भारत के लोग इतने बेहतर स्थिति में रह रहे हैं, वहाँ के लोग सुख सुविधाओं में रह रहे हैं। और पाकिस्तान में हालत है इन इलाकों में कि लोग आटे के लिए लड़ाई करते हैं, दाल के लिए लड़ाई करते हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, बिजली नहीं आती है, पानी नहीं होता, इतनी छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उम्मीद हम सबको यही करनी चाहिए, सर भी जिस तरह से कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल होगा, ये कब होगा बस इसका इंतज़ार है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को लाइक ज़रूर करें, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।